Hello everyone, welcome back to Psychic Chat with Shikha Sharma, and I am your teacher Shikha Sharma. How are you all? I hope you all are doing good and studying also. कर रहे हैं आप लोग पढ़ाई के नहीं कर रहे हैं? चलिए, सो ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? सेकेंड चैप्टर चल रहा है और हमारी टाइप अप्रोचेस और जो ट्रेट अप्रोचेस हैं वो हमारी हो चुकी हैं. वी आर डन विद दैट, राइट? ओके, तो अभी हम नेक्स्ट शुरू करें. नेक्स्ट आज हम शुरू करने वाले हैं साइकोडायनामिक जो हमारी अप्रोच है वो. साइकोडायनामिक अप्रोच दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है और इस थ्योरी के साथ साथ इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके जो टेक्निक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, और मैं बताऊंगी कि इसकी रेलेवेंस कितनी है आज के वक्त में, आज के टाइम पे इसकी एप्लीकेशन मतलब कितना है, कितना ये इम्पोर्टेंस रखती है ये थ्योरी, और अगर ये इम्पोर्टेंस कम रखती है तो ऐसा क्यों है कि हम आज भी इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं. ठीक है, ओके, लेकिन उसके पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले कल वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. ठीक है, या ओके, what is this happening with it? Just give me a second. पता नहीं, कभी कभी ये चीजें ना, कमांड ऐसे पिक नहीं करता है. चलिए, क्या हो रहा है? ओके, ऑलराइट. सो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको कल दिए थे, हम एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं साइकोडायनामिक अप्रोच पे. ठीक है, ऑलराइट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ट्रेट्स गिवन बाय गॉर्डन आलपोर्ट. 3 मार्क्स में. तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको सोचना पड़ रहा है क्या इसमें लिखना है क्या नहीं लिखना है. 3 मेजर उन्होंने ट्रेट्स दिए हैं, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट्स, राइट? तो उन्हीं तीनों ट्रेट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल. सी, जहां पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं वहां पे आपको डेफिनेटली एग्जाम्पल देना है, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे तो वहां पे चांसेस है कि आपके हाफ मार्क या 1 मार्क वहां पे डिडक्ट हो सकता है. और अगर आप एग्जाम्पल के साथ प्रॉपरली सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे तो आपका कोई भी मार्क वहां पे नहीं कटेगा. ठीक है, तो ट्राई करिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स दें. ठीक है, आई एम राइटिंग हियर विद एग्जाम्पल. ओके, नेक्स्ट इज हु गेव द बिग 5 फैक्टर मॉडल. किसने दिया था? कोस्टा एंड मैक्रे. तो आपको जो याद रखना है वो सरनेम याद रखना है. ठीक है, अगर फर्स्ट नेम नहीं याद हो रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कोस्टा मैक्रे याद रखें. अब इस मॉडल को एक्सप्लेन करना है तो 5 स्टेजेस दिए थे, 5 पॉइंट्स इन्होंने दिए थे, 5 फैक्टर्स दिए थे, तो वही 5 फैक्टर्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं. ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है. और 5 फैक्टर्स में भी आपको डिफाइन नहीं करना है व्हाट इज दैट फैक्टर पर्टिकुलर मींस. आपको सिंपली डिफाइन करना है वहां पे क्या, कि अगर किसी भी इंडिविजुअल में अगर वो पर्टिकुलर फैक्टर हाई है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, अगर लो है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. तो बहुत सिंपल सा है मॉडल, बहुत डिफिकल्ट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. अगर हम बात करें ओपननेस टू एक्सपीरियंस की, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप नए एक्सपीरियंसेस के लिए, नई चीजों के लिए, नया कुछ लर्न करने के लिए आप ओपन हैं, राइट? इन द सेम वे एग्रीएबलनेस, इसका मतलब क्या हुआ? यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म. ठीक है, ओके.
आज हम करने वाले हैं साइकोडायनामिक अप्रोच, और आज ये क्लास थोड़ी सी एक्सटेंडेड हो सकती है क्योंकि आज पूरी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। मैं इसको चाहती तो ब्रेक कर सकती थी, लेकिन बस मेरा ऐसा मुझे लगा कि मुझे एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट करवा देना चाहिए। सो आज हम एक ही थ्योरी करने वाले हैं, और दिस क्लास विल बी टिल ऑल अराउंड 1 hour 45 minutes। ठीक है, और सो आज सिर्फ 12th की ही क्लास रहेगी और 11th की क्लास की वीडियो उसमें अपलोड नहीं होगी। कल सिर्फ 11th की अपलोड होगी 1 hour की वीडियो, और 12th की नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आज हमने ज्यादा किया है तो कल का टाइम आपके लिए होगा जस्ट टू गो थ्रू विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो आप अच्छे से इसको रीड करिएगा, ठीक है ना। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज और, तो आप सबके लिए एक बहुत ही, हम सबके लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है आज कि चंद्रयान जो 3 है वो चांद पे के साउथ पोल पे वो लैंड करने वाला है बहुत जल्दी। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, एंड आई एम लिटरली फीलिंग प्राउड फॉर दिस मोमेंट। यस, मैंने बहुत टाइम से वेट किया है, बहुत लाइक फेलियर भी हुए हैं और बहुत कुछ हुआ है, और फाइनली इंडिया ऐसी कंट्री बन गया है, फर्स्ट ऐसी कंट्री जिसने चांद पे साउथ पोल पे अपना जो है वहां तक पहुंचा है, वहां पे अपना चंद्रयान इंडिया ने लैंड किया है। तो बहुत कुछ ही देर की बात है, और ये बहुत मोमेंट, हिस्टोरिक मोमेंट हम लोग देखने वाले हैं आज, है ना। so much like I'm having goosebumps right now। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है ये चीज बोलते हुए भी एंड फील करते हुए भी कि यस वी हैव डन। चलिए वापस आ जाते हैं हम साइकोडायनेमिक अप्रोच पे। साइकोडायनेमिक अप्रोच जो है ये दी है सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, वो बेसिकली क्या थे, वो एक फिजिशियन थे, और उन्होंने पूरी अपनी जो थ्योरी है वो अपने क्लिनिक में बैठ के ही दी है। क्लिनिक में बैठ के मतलब जो भी उनके पास पेशेंट्स आते थे वो उन्हीं को ऑब्जर्व करके और उन्हीं पे बेस्ड उनकी पूरी थ्योरी, पूरी ट्रीटमेंट है। ना सिर्फ थ्योरी, थेरेपी ऑल्सो। जी हाँ, इनकी थेरेपी भी है। थेरेपी हम पढ़ेंगे इन चैप्टर 5। अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, सिर्फ थ्योरीज। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी, जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसी नॉनसेंस सी थ्योरी है। सारी चीजें नॉनसेंस नहीं लगेंगी, कुछ चीजें बहुत रिलेवेंट भी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा क्या एक्चुअली सच में मतलब ऐसा होता है। तो इट्स जस्ट कि आपको उसके साथ में अग्री करने की एज सच जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं अग्री कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो फाइन। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, साइकोडायनामिक जो अप्रोच है, ये पहली कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी थी पर्सनालिटी की। इसके पहले जो भी चीजें चल रही थी, जैसे हम ट्रेट अप्रोच और टाइप अप्रोच में पढ़ चुके हैं, तो बहुत सिंपल सी चीजें चल रही थी कि अगर ये चीजें हैं तो ये पर्सनैलिटी होगी, या किसी इंडिविजुअल में इस तरह के ट्रेट्स होते हैं। तो वो बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में और बहुत एक ओवरव्यू टाइप से कि जो हम देख पा रहे हैं उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करके वो सारी थ्योरीज दी गई थी। साइकोडायनामिक अप्रोच जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी वो फर्स्ट ऐसी थ्योरी है जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत हैवी है, मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, और हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक छोटा सा उसका ओवरव्यू होने वाला है। इनिशियली सिगमंड फ्रॉइड ने जो हिप्नोसिस है उसको भी ट्राई किया था, उसको उसके साथ भी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई। मतलब कुछ वक्त उन्होंने किया हिप्नोसिस पे काम, उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि इट इज नॉट सो मच वर्थवाइल। ठीक है, तो वो इतना अच्छा मतलब मेथड नहीं है किसी भी डिसऑर्डर को, किसी भी इलनेस को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद वो वहां से स्विच कर गए थे, और उसके बाद उन्होंने 2-3 और टेक्निक्स दी थी, लाइक फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस एंड ऑल। तो वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इन चैप्टर 5। आज हम करने वाले हैं क्या, थ्योरीज। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिगमंड फ्रॉइड की पहले थेरेपी आई थी, बाद में थ्योरी आई थी। यस, इट इज ट्रू। जनरली क्या होता है कि हम थ्योरी देते हैं, फिर हम थ्योरी के बेसिस पे सोचते हैं कि हम इन प्रिंसिपल्स को कैसे यूज करें,
उसके बेसिस पे हम अपनी थेरेपी देते हैं। लेकिन फ्रॉइड ने इसका अपोजिट किया था। इन्होंने क्या बताया था पहले? इन्होंने पहले बताया था कि थेरेपी, ट्रीटमेंट कैसे हुआ, इलनेस का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक से कर सकते हैं। बिकॉज ही वॉज अ फिजिशियन, तो उनके क्लाइंट जो भी उनके पेशेंट थे उनके ऊपर बेस्ड ही इन्होंने पहले थेरेपी दी एंड देन थ्योरी दी। ओके तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने थ्योरी में एक्चुअली कहा क्या है, कितना कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ हम यहाँ पे जो भी कुछ है मतलब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बताया लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने 3 लेवल दिए हैं कॉन्शियसनेस के, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ठीक है, इन्होंने एक चीज और दी थी, इन्होंने इन सब चीजों को एक आइसबर्ग के साथ, अब आप ये इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि आइसबर्ग है, क्या है, बर्फ का काइंड ऑफ पहाड़ टाइप्स, ऐसा कुछ आप मान सकते हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है ये हो गया कॉन्शियस, जो नहीं दिख रहा है वो हो गया अनकॉन्शियस। और यहां बीच में कहीं पे होता है प्री कॉन्शियस। ठीक है, एक सेकेंड। ऑलराइट, सो कॉन्शियस जो है वो क्या कहता है, कॉन्शियस वो पार्ट है, वो पॉइंट्स, अच्छा इसमें प्री कॉन्शियस दिख नहीं रहा है तो एक सेकंड में इसको करेक्ट करते होंगे। ठीक है, ओके सो यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉन्शियस कौन सा पार्ट है, वो पार्ट जो हमें डायरेक्टली विजिबल है, मतलब वो चीजें, वो थॉट्स, वो फीलिंग्स जिनके लिए हम एट अ पर्टिकुलर मोमेंट अवेयर हैं। जैसे हमें पता है कि हम क्लास लगा रहे हैं, हमें पता है कि हम 12th क्लास में हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, चैप्टर हम सेकंड पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो दिस इज व्हाट कॉन्शियस। मैं पूछूंगा सुबह क्या खाया था, आपको याद होगा कि हाँ आज तो सुबह हमने ये सब्जी खाई थी, याद होगा ना। अब मैं पूछूंगी आपने 2 दिन पहले नाश्ते में क्या खाया था, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, याद तो आएगा बट सोचना पड़ेगा, दैट इज प्री कॉन्शियस। और वो चीज है कि अच्छा आपने 1 महीना पहले क्या खाया था, आप बता सकते हैं, याद आएगा, या तो कोई स्पेसिफिक ओकेजन हो कि हाँ भाई आज किसी का बर्थडे है, या आज एनिवर्सरी है, या आज कुछ खास है, आज कोई फेस्टिवल है तो हमने आज पूरी सब्जी खाई थी, आज हमने मे बी केक खाया था या पिज्जा खाया था, जो भी कुछ। लेकिन कोई अगर नॉर्मल डे है, कोई जनरल सा डे है, तो क्या हम बता सकते हैं हमने क्या खाया था, याद ही नहीं है हमने, तो दैट इज अनकॉन्शियस। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं। This include the thoughts, feelings and actions of which people are aware. वो चीजें जिनके लिए लोग aware हैं, पूरे तरीके से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, जो भी कुछ हमारे आसपास हो रहा है। ठीक है, प्री कॉन्शियस का मतलब क्या हो गया, वो मेंटल एक्टिविटीज जिसमें पीपल मे अवेयर ओनली इफ दे अटेंड टू इट क्लोजली। अगर हम थोड़ा सा सोचें, थोड़ा जोर डालें तो हम बता सकते हैं। अब जैसे सपोज हम ये पानी है, यहाँ पे ये पानी है, पानी की एक लेयर है, आइसबर्ग है ना, तो पानी में डूबी हुई है, ये है वो हिस्सा जो हमें बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। अब जो पानी का ये ऊपर ऊपर का हिस्सा होगा, थोड़ा थोड़ा हमें दिखेगा ना उसमें कि क्या है, ऊपर ऊपर से थोड़ा हमें नजर आता है ना कि हाँ यहाँ पे ये चीजें हैं। सो ये वो होगा प्री कॉन्शियस, पानी के अंदर है बट हमें हल्का हल्का नजर आ रहा है। जो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है वो अनकॉन्शियस होगा। अनकॉन्शियस मतलब दिस इंक्लूड मेंटल एक्टिविटी दैट पीपल आर अनअवेयर ऑफ, जो हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल अनअवेयर हैं, दैट इज अनकॉन्शियस। समझ आया? इनको आप एक्सप्लेन करेंगे तो कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर, कितने मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ओके।
अब इन्होंने अनकॉन्शियस को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, फ्रॉइड ने। अनकॉन्शियस को उन्होंने क्या कुछ कहा है? द फर्स्ट वन इज अ रेजर्वोयर ऑफ इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव। इंस्टिंक्टिव का मतलब क्या है? क्या होता है? सोचो। इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्चुअल, क्या मतलब हो सकता है? थोड़ा जोर डालो। एनिमल ड्राइव। इंस्टिंक्टिव का मतलब है सिंपली स्वाभाविक या नेचुरल, प्राकृतिक। ठीक है। अनकॉन्शियस में हमारी जो नेचुरल डिजायर्स होती हैं वो होती हैं। फाइन। यानी कि एकदम से जो हमारी इच्छा होती है, जैसे सपोज आपको भूख लगी है, आपके सामने ही कोई पर्सन बैठ के कुछ भी खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, सैंडविच कुछ भी खा रहा है, एंड यू आर फीलिंग कि नहीं यार मुझे भी खाना है। इंस्टिंक्टिव कि फर्स्ट इंस्टेंस पे जो चीजें माइंड में आएंगी दैट इज इंस्टिंक्ट। गॉट इट। फिर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं, हम उसे छीन के तो नहीं खा सकते ना ही हम उसको ले सकते हैं कि आप मतलब हमें दो ना मांग सकते हैं, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाएगी। बट इंस्टिंक्टिव इज जो हमें एकदम से फर्स्ट इंस्टेंस में जो माइंड में चीजें आ रही हैं, जो ख्याल आ रहा है, जो भी विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टिंक्टिव, नेचुरल चीजें। ठीक है। नेक्स्ट, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ओपनली। ये जो डिजायर्स हैं, ये इंस्टिंक्टिव डिजायर जो हम ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब किसी का बर्थडे केक है, बहुत टेस्टी है, हमने एक पीस खा लिया, क्या दोबारा मांग पाएंगे? दोबारा तो कभी कभी हम घर में भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने तो अपने हिस्से का खा लिया, लेकिन ये हमारे बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके हिस्से का बचा है, तो क्या हम मांग सकते हैं? सोचेंगे ना कि नहीं यार मैं तो खा चुका हूं एक बार, दोबारा क्यों? होता है ना ऐसा। सो वो डिजायर्स जो हम ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाती हैं? रिप्रेस हो जाती हैं, उनको दबा दिया जाता है। ठीक है। constant struggle to find a socially acceptable way to express unconscious awareness। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम कॉन्शियसली एक्सप्रेस कर देते हैं, अनकॉन्शियस में भी होती हैं, मतलब जो हम अपनी इच्छाएं हम जाहिर करना चाहते हैं हम बोल देते हैं, या हम उस तरीके से बोलते हैं कि सामने वाले इंसान को बुरा ना लगे। सपोज आपका कोई फ्रेंड है और जब को बहुत ज्यादा परेशान करता है, बार बार फोन करके आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, और तू कहाँ है, तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाता है, तुम उससे बात क्यों नहीं करता है या करती है, इस तरीके के आपके फ्रेंड्स होंगे कई। फर्स्ट इंस्टेंट क्या होता है, नेचुरल रिस्पॉन्स आपका क्या आएगा कि अरे यार क्यों आ गया इसका फोन? क्या आप वो बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं, आपको रिप्रेस करना पड़ेगा। तो अब वो फ्रेंड वैसे यूजफुल है, मतलब आपके कहीं ना कहीं काम आता है, आपका सपोर्ट करता है, तो आप उसके बारे में पेरेंट्स को भी नहीं बोल सकते। मम्मी को बोला तो मम्मी स्ट्रिक्टली एक ही बात बोले कि छोड़ उसको, दूर हो जा। होता है ना। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें होती है, हम अपने आप से अंदर अंदर फाइट कर रहे होते हैं बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीजों को लेके। सो दैट इज व्हाट, कि हम अपनी जो अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं उनको हम सोशली एक्सेप्टेबल वे में एक्सप्रेस करने के लिए कांस्टेंट स्ट्रगल करते हैं। अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स रिजल्ट्स इन अबनॉर्मल बिहेवियर। जब हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हमारा अबनॉर्मल बिहेवियर सामने आता है। यानी कि वो अनकॉन्शियस डिजायर्स, वो चीजें जिनके बारे में हम अवेयर नहीं है और जिनके बारे में हम अवेयर नहीं, अभी तक मैंने जितने एग्जांपल दिए वो चीजें हैं जो आप एक्चुअली फील कर रहे हो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो अनकॉन्शियस है और आप उनको फील नहीं कर पा रहे हो, बल्कि आप किसी और तरीके से उस चीज को देख रहे हो। जैसे कि ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे क्या एग्जांपल मैं दूं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके। तो अब सपोज अब ये सोचिए कि आपका कोई भी रिलेटिव है, कजन है, यू एक्चुअली डोंट लाइक अनकॉन्शियसली यू डोंट लाइक दैट पर्सन, बट कॉन्शियसली आप उससे उतना ही ज्यादा अटैच हो जाते हो। आप ये सोचते हो कि ये जो पर्सन है ये मतलब इसके अंदर ये नेगेटिव चीजें हैं, वो भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, बट मैं इससे अटैच क्यों हूँ?
तो हम अपने अनकॉन्शियस डिजायर्स को एक्चुअली जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो सोशली एक्सेप्टेबल वे में किसी भी तरीके से हो सकता है, उसका अपोजिट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। आपकी एक्चुअली इच्छा कुछ हो रहा है बट वो किसी और तरीके से बाहर आ रही है। यू मे बी ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, आप एक सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो बट आप उसको कंट्रोलिंग वे में उस चीज को ना करके आप उसमें से बल्कि विड्रॉ कर लेते हो अपने आप को कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है इन लोगों से, छोड़ो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम अनकॉन्शियसली चाहते कुछ हो रहे हैं बट जो बिहेवियर हमारा विजिबल होता है वो कुछ और होता है। ठीक है, और जब यही चीजें रिजॉल्व नहीं हो पाती हैं, व्हाट डू यू वांट कॉन्शियसली एंड व्हाट यू वांट अनकॉन्शियसली, तो वहां पे क्या होता है, अब नॉर्मल बिहेवियर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या कोई भी एंटी सोशल बिहेवियर वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो जो हमारे फ्रॉइड जी हैं, सिगमंड फ्रॉइड जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए 3 चीजें बताई, 3 बेसिकली स्ट्रक्चर्स बताए, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। सबसे पहले हम बात करते हैं इड की, इसको आईडी नहीं बोलेंगे, इसको इड बोलेंगे। इड जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्चुअल एनर्जी है। ठीक है, इट डील्स विद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स। बेसिकली ये जो इड है ये क्या होता है, ये काम करता है किस पे, प्लेजर प्रिंसिपल पे। छोटे बच्चों को देखा है, मुझे अगर चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड कि अभी इस टाइम आपको चॉकलेट नहीं मिल सकती है, या आप पूरे दिन से बहुत सारी चॉकलेट्स खा चुके हैं, अभी हम आपको और नहीं देंगे। तो जो बच्चा जिद करता है ना, जिद्दी करता है, दैट इज इड। वो उस बच्चे में, इंडिविजुअल के अंदर वो चीजें क्या है, वो एक्चुअली इड है, जिसकी वजह से बच्चा जो है बहुत ज्यादा जिद कर रहा है कि मुझे प्लेजर चाहिए, आई जस्ट वांट चॉकलेट राइट नाउ। गॉट इट। तो अब हम देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इट डील्स विद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के अभी चाहिए, और प्रिमिटिव नीड्स, सेक्सुअल डिजायर्स एंड एग्रेसिव इंपल्सेस। सेक्सुअल डिजायर्स का यहाँ पे नाम क्यों है, सी जो हमारी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा फिजिकल नीड के तौर पे ही बाहर आए। ठीक है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हम बहुत सारी अनवांटेड या अनकॉन्शियस डिजायर्स को कॉन्शियसली एक्सप्रेस जब करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि वो सोसाइटी में किस तरीके से देखी जाएंगी। तो जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, यहाँ पे हम एक्चुअली बात नहीं, हम इंटरकोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। इट सिंपली मीन्स नेचुरल अर्जेस। जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हमारी बॉडीली नीड्स होती हैं, तो उसी में एक बायोलॉजिकल नीड में सेक्स भी आता है। फाइन, इट इज वेरी मच नेचुरल। यस, द डिजायर ऑफ हैविंग सेक्स और हैविंग इंटरकोर्स विद द पार्टनर, ये बहुत नेचुरल डिजायर्स हैं। ठीक है, ओके। तो वो जो है वो कहीं ना कहीं इड होता है, बट हाँ ऑफ कोर्स बच्चा अपने सेक्सुअल एनर्जी के लिए, सेक्सुअल डिजायर के लिए अवेयर नहीं है, तो वो जो चीजें हैं वो डाइवर्ट होकर किसी और फॉर्म में बाहर आती हैं, which assumes that people seek pleasure and try to avoid pain। तो हमें प्लेजर चाहिए और अपने दुख को, अपने तकलीफ को हमें अवॉइड करना है। ये इड जो है वो जनरली विजिबल होता है चाइल्डहुड में, लेकिन अगर ये टाइम के साथ चेंज ना हुआ, यानी कि अगर इड के बाद हमारा ईगो ग्रो अप नहीं हुआ, तो फिर वो इड बाद में परेशान करने लगता है। मैं इसके एग्जांपल्स आपको दूंगी, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये इड के बाद क्या डेवलप होता है, इड से ही ईगो डेवलप होता है। ठीक है, जैसे कि अब बच्चे ने चॉकलेट मांगी और हमने बच्चे को थोड़ा समझाने की कोशिश की कि बेटा देखो रात हो चुकी है, इस टाइम चॉकलेट नहीं मिल सकती, सारी शॉप्स बंद हो गई हैं, अभी कहाँ से लेके आएंगे चॉकलेट, सुबह ला के दे दें आपको, है ना, सुबह सुबह मिल जाएगी। द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स कि ओके, दैट इज व्हाट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ईगो डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब वो अपनी इंस्टिंक्चुअल नीड्स को
सिर्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहता है, वो सिर्फ सेटिस्फेक्शन नहीं चाहता, वो क्या देख रहा है कि रियलिटी में भी वो चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो रियलिटी के साथ वो चीजों को चेक करने लगा है। ठीक है, किसी ने उसको 50 रुपए दिए और वो कहता है कि नहीं मुझे तो चीज लेके आनी, मैं तो चिप्स खाऊंगा, मैं तो कुरकुरे खाऊंगा, मैं तो ये खाऊंगा, और आप उसको समझाने की कोशिश करते हो कि बेटा 50 रुपीज अभी आप मम्मा को दे दो, मम्मा जब बाहर जाएंगी तो आपको वो ला के देंगी, या फिर हम उसका पिगी बैंक में हम डलवा देते हैं कि लो बेटा इसमें डाल दो, गुल्लक में डलवा देते हैं कि चलो इकट्ठे करेंगे पैसे, बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हम कुछ लेके आएंगे। दैट इज व्हाट, रियलिटी। तो प्रिंसिपल जो है, सॉरी ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, एंड ऑफन डायरेक्ट्स इड को डायरेक्ट करता है फॉर मोर अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग, कि अच्छे से बिहेव करो। ऑलराइट, ठीक है। ऐसा होता है ना, हम अंडरस्टैंड करते हैं ना, हमारे पेरेंट्स के पास कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, नहीं होते हैं पैसे, इट्स वेरी सिंपल, वेरी मच नेचुरल। तो वहां पे हम समझते हैं ना कि चलो अभी इस महीने नहीं है पापा के पास पैसे, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, हम करते हैं। व्हाट इज दैट, दैट इज ईगो, रियलिटी प्रिंसिपल। आइए उस ईगो की बात नहीं हो रही जो हम नॉर्मली बोलते हैं ये बंदा तो बहुत ईगोइस्टिक है, दैट इज नॉट दैट ईगो। लेमैन लैंग्वेज में जो हम ये वर्ड यूज करते हैं ईगो, वो डिफरेंट है, और सिगमंड फ्रॉयड ने जिस एस्पेक्ट में ईगो को यूज किया है वो डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या कहता है, ईगो का भी ये कुछ ना कुछ ज्यादा हाई लेवल, तो ये मोरल ब्रांच है, मोरालिटी आ जाती है। जैसे पेरेंट्स बताते हैं ना कि नहीं करते बेटा, गंदी बात होती है, अंकल को नमस्ते बोलो, अच्छी बात है ना, अच्छे बच्चे करते हैं ना, व्हाट इज दैट, पेरेंट्स आर टीचिंग मोरल वैल्यूज। तो क्या डेवलप हो रहा है, सुपर ईगो। सो मेंटल ब्रांच ऑफ मोरल ब्रांच ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। The superego tells the id and ego whether gratification in a particular instance is ethical. क्या जो भी हम डिमांड कर रहे हैं वो ethical है या नहीं है। It helps control the id by internalizing the parental authority through the process of socialization। यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें सिखाते हैं, पेरेंट्स के बताए हुए डूज एंड डोंट्स हमारे सुपर ईगो को डेवलप करते हैं। ठीक है, अब हम इनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, पहले छोटा बच्चा है तो उसमें इड एक्टिव है, फिर थोड़ी देर कुछ टाइम के बाद जब बच्चा रियलिटी को समझने लगता है तो उसका ईगो डेवलप होता है, फिर सुपर ईगो डेवलप होता है। ये तो हमने किया। अब हम बात करते हैं अडल्टहुड में ये तीनों चीजें किस तरीके से एक्टिव होती हैं। अब आप सपोज इमेजिन करिए, बहुत बार ऐसा होता है कि वी नीड, हमारी बॉडी को एकदम से कुछ खाने की इच्छा हो जाती है, हमारा इड एक्टिव है। जो भी आपकी जिद्दी करने वाली चीजें होंगी या ऐसी चीजों में नहीं मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, वहां पे आपका इड एक्टिव हो रहा है। जहां पे आप सामने वाले इंसान के सिचुएशन को समझ रहे हैं और सिचुएशन का अपनी सिचुएशन को समझ रहे हैं और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग व्हाट इज नॉट, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप चीजों को हैंडल करते हैं, दैट इज ईगो। सुपर ईगो इज लोग क्या कहेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय सुपर ईगो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विच वन इज एथिकल विच वन इज नॉट एथिकल, क्या होता है एक्चुअली। इमेजिन करिए सबके साथ ऐसी चीजें होती हैं, आई एम एन अडल्ट, यू आर एन अडोलसेंस। तो आप अडोलसेंस की बात अगर जब हम करते हैं तो हमें हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं या हमारे आसपास वो स्टूडेंट्स, वो लोग जिनसे हम रेगुलरली मिल रहे हैं, उनके साथ में हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हम जानते हैं उनको, हम जिससे भी अच्छे से हंस के बात करेंगे हम उस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ सोचने लगेंगे। कभी कभी ये चीजें टीचर्स की तरफ भी हो जाती हैं, लाइक वी डू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टीचर्स, ये चीजें बहुत होती हैं, है ना। एंड इट इज क्वाइट नेचुरल, नेचुरल इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वहां पे उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी जो अटेंशन है वो हर एक अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल की तरफ जाएगी। ठीक है, इट इज नॉर्मल। अब यहाँ पे आपको ईगो को भी समझना है और आपको सुपर ईगो को भी समझना है। हु द पर्सन इज, इज द पर्सन गुड फॉर यू और नॉट, क्या हो रहा है, यू हैव टू चेक आउट कि ओके ये जो चीजें हो रही है इट इज जस्ट इनफैचुएशन और अट्रैक्शन, ये आपका रियलिटी वाला जो अट्रैक्शन है वो प्यार वाली चीज ये नहीं है, इट इज समथिंग एल्स, इट इज जस्ट अट्रैक्शन, ये सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए है। अभी आप फील कर रहे हो, कोई और नजर आएगा तो आप उसके लिए फील करोगे, कोई थर्ड पर्सन नजर आएगा तो उसके लिए फील करोगे, इट्स क्वाइट नॉर्मल एंड नेचुरल।
तो उसके लिए आपको बिना बात के बेवजह फॉल होने की एक होता है ना कि हम प्यार में पड़ गए, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज नॉट एक्चुअल लव. फाइन. सुपर ईगो क्या बोलता है कि हम ये नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ये सही नहीं है, और मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर, वो सारी चीजें हमें याद आने लगती है, तो वो सुपर ईगो है. इट इज ऑल्सो स्टॉपिंग अस. होना क्या चाहिए, ये इसमें तीनों में बैलेंस होना चाहिए. ईगो जो है वो हमारा लगातार फाइट करता रहता है. ईड बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, सुपर ईगो बोलेगा कि नहीं हो सकता, और ईगो होता है कि इन दोनों को मना रहा होता है कि नहीं भाई मान जाओ प्लीज, बैलेंस बनाते हैं बीच में. तो ऐसा होता है. ठीक है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, एंड वी शुड चेक आउट कि ईगो क्या बोल रहा है, रियलिटी क्या है, समझना चाहिए हमें चीजों को. ठीक है. ओके. अच्छा, ऐसे भी आपने देखा होगा लड़कियों के साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कई कई ऐसे क्या बोले, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि फॉर अ टाइम बीइंग ऑफ एज वो बहुत ज्यादा ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि नहीं तुम हाँ बोलो, मैं वरना मैं नस काट लूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा. वो उनका इड उस टाइम पे एक्टिव है, उनका ईगो और सुपर ईगो उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है. अब इसमें इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, तो दैट आई कांट टेल, क्योंकि ये कुछ समथिंग, ये कुछ ऐसा है कि आप बता नहीं सकते कि क्या हुआ है. ठीक है. कि ईगो क्यों नहीं एक्टिव हुआ है, या सुपर ईगो इतना डेवलप क्यों नहीं हुआ है, और इतना ज्यादा एक्टिव क्यों है, क्योंकि वहां पे छोटे में उन चीजों को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया है. तो पेरेंटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर देयर. फाइन. ओके, तो हम फटाफट से भी, क्लास बहुत ज्यादा हो चुके हैं मतलब, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं. दो चीजें भी हमारी बाकी हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स बाकी हैं, फर्स्ट पॉइंट, एंड देन हमारी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बाकी हैं. ओके. तो फ्रॉइड ने दो एनर्जीज के बारे में बात करी है, एक होता है लाइफ इंस्टिंक्ट, एक होता है डेथ इंस्टिंक्ट. इरोस एंड थैनाटोस इनका नाम है. होता क्या है ये, सी जैसे किसी भी इंडिविजुअल में दो तरीके की डिजायर्स होती हैं. एक होता है कि हम जिंदगी को जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, दैट इज लाइफ इंस्टिंक्ट. और जब इंसान बहुत नेगेटिव बातें करने लगता है कि नहीं यार मर जाए तो बेटर है, कैसी लाइफ है क्या नहीं, वो होता है कि वहां पे डेथ इंस्टिंक्ट एक्टिव है, थैनाटोस. ठीक है. और ये जो इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स है, तो उसको हम बोलते हैं, इस एनर्जी को हम बोलते हैं लिबिडो. ठीक है. लिबिडो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाएगी आपकी, लाइक अभी तो आपको सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करना है इसको क्या है, और ये एक स्टार डेफिनेशन है, बहुत पूछते हैं ना सिर्फ 12th क्लास के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, बल्कि आपके यूनिवर्सिटी लेवल तक एग्जाम में, ग्रेजुएशन मास्टर्स में भी ये चीजें पूछते हैं. बहुत छोटी बेसिक टर्म है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स दैट एनर्जाइज द इड, तो बेसिकली इट्स एनर्जी जो हमारे इड को पावर दे रही है, दैट इज लिबिडो. उसका नाम लिबिडो है. ठीक है. और ये प्लेजर प्रिंसिपल पे ही काम करती है. ओके. डिफेंस मैकेनिज्म. डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, किसको डिफेंस कर रहे हैं हम, ईगो को. ईगो हमारा रियलिटी है. ईगो जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की रियलिटी है, व्हाट वी एक्चुअली आर. तो हमें बहुत सारी चीजों में उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है. दैट इज व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म. जिन तरीकों से हम ईगो को डिफेंड करते हैं, दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म. पर डिफेंड किससे कर रहे हैं, रियलिटी में क्या होता है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो हमारी रियलिटी को हिला रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें एंजाइटी हो रही है. जैसे हम आज 5 मिनट क्लास में लेट हो गए, स्कूल के लिए लेट हो गए, हम पूरे बहाने बना के चल रहे थे, हम टीचर को ऐसे बोल देंगे, वैसे बोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. स्कूल जाके देखते हैं तो कुछ और ही माहौल होता है. हम 5 की बजाय 15 मिनट लेट हो गए, हमारी तो घड़ी खराब हो गई है. वो उसको बोलते हैं पैनिक होना, एंजाइटी हो जाना. ठीक है. सपोज टीचर ने क्या होमवर्क दिया था हमें याद ही नहीं है, और टीचर ने या हमने सोचा कि चलो ठीक है कोई ना कोई बहाना बना देंगे, एंड सडनली सडनली क्या होता है, सेम डे हमारे पेरेंट्स स्कूल में आ जाते हैं. होता है. और एक और बात, जब हमने होमवर्क नहीं किया है और हम उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाएंगे,
हमें डर लग रहा है कि यार क्या बोलेंगे हम, सर को क्या बोलेंगे, टीचर को क्या बोलेंगे, तो हम झूठ बोलने का या कुछ और चीजें प्लान करना शुरू कर देते हैं, है ना। ऐसे बोल देंगे ये हो गया था आज, तो मैं बिजी था, तबीयत खराब थी, ऐसा था वैसा था। वो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ईगो को डिफेंड कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट। ईगो को डिफाइन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम यूज कर रहे हैं, अपना दिमाग चला रहे हैं बहुत ज्यादा। और हम किससे डिफेंड कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से जिसकी वजह से हमें एंजाइटी हो सकती है या हमें डर लग सकता है, हमें कोई नुकसान हो सकता है। डिफेंस मैकेनिज्म। So defense mechanism is a way reducing anxiety by distorting the reality unconsciously. Unconsciously मतलब आप उस चीज के लिए अवेयर नहीं है, आप अनजाने में डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं बताती हूँ अभी। इट डिफेंड्स द ईगो अगेंस्ट द अवेयरनेस ऑफ द इंस्टिंक्चुअल रियलिटी। तो रियलिटी में ये ईगो को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉर्मल एंड अडेप्टिव, ये बहुत नॉर्मल है, अडेप्टिव है। और जो लोग इनको यूज करते हैं वो एक्चुअली अनअवेयर होते हैं कि हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज भी कर रहे हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में यहाँ पे हम 5 मेन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, वो चीजें, वो सिचुएशंस जो हमारे किसी भी तरीके से एंजाइटी को प्रोवोक कर सकती हैं, एक टाइम पे हम उन सारी चीजों को, उन सारे थॉट्स को डिसमिस कर देते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड से उनको हटा देते हैं। और ये हम अनअवेयर होकर करते हैं, हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं, बट हम एक्चुअली उन चीजों को भूल जाते हैं। यानी कि क्या होता है, जैसे सपोज आपको कोई बिटर एक्सपीरियंस हुआ, स्कूल में आपको किसी ने टीज किया, किसी ने परेशान किया, या कोई ऐसी बात थी जो आपका सीक्रेट था, पूरी क्लास में सबको पता लग गया, ठीक है। उस चीज को आप सॉरी फेस करते हो, डांट वाट पड़ती है, 1-2 दिन हो जाते हैं, ठीक है। तीसरे दिन, चौथे दिन क्या होता है, हमारा माइंड ग्रेजुअली उस पर्टिकुलर इंसिडेंस को भूलने लगता है, ठीक है। उसके बाद कुछ साल के बाद, कुछ महीनों के बाद आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, आपका फ्रेंड आपको याद आता है, अरे तुझे याद है तेरे साथ वो हुआ था उस दिन, तुझे याद है तेरी कॉपी पकड़ी गई थी, ऐसा हुआ था। एंड आप सोचते हो कि अरे हाँ ऐसा कुछ हुआ तो था, पर मुझे तो याद ही नहीं था, मैं तो दिमाग से निकल गई थी वो चीज। तो कहाँ निकल गई थी, वो बेसिकली आपने क्या किया, आपने उस अन अवेयर रहते हुए, आप उस चीज के लिए अवेयर नहीं थे कि आपने ऐसा कुछ किया है, बट आपके ब्रेन ने उस प्रॉब्लमैटिक इंसिडेंट्स को धीरे 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 करके अनकॉन्शियस में ट्रांसफर कर दिया। दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। So anxiety provoking behavior or thoughts are totally dismissed by the unconscious. When people replace the feeling or desire, they become totally unaware of that wish or desire. तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी था। सेकेंड इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट करना, ठीक है। सो इन प्रोजेक्शन पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेट्स टू अदर्स। अपनी ही ट्रेट्स को हम दूसरों में देखते हैं। यानी कि अगर जैसे सपोज मैं बहुत गुस्से में हूं, मुझे किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो वो चीजें क्या हो सकती है, मे सी अदर पीपल एज एक्टिंग इन एन एक्सेसिव एग्रेसिव वे टुवर्ड्स हिम और हर। तो मुझे वो चीजें क्या नजर आती हैं कि गुस्सा मुझे नहीं आ रहा है, गुस्सा सामने वाले को आ रहा है। होता है ना ऐसा कि फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा हुआ है, हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तू बात करना बंद कर दिया, वो बोलता है तू बात करना बंद कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या है, दोनों ने बात करनी बंद करी है, बट जो एक्चुअल रीजन है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, वो नहीं जानता कोई भी, क्योंकि हम अपनी ही फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करते हैं। हम बैठे बैठे, खाली बैठे बैठे सोचते रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं चीजों के बारे में, और वो चीजें फिर हम दूसरों में प्रोजेक्ट करते हैं कि आई एम नॉट लाइक दैट बट द अदर पर्सन इज, ठीक है। चलिए, और ये चीजें बहुत नॉर्मली और नेचुरली होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत सोचने की जरूरत है। डिनाइल, साफ साफ डिनाई कर देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं, होता ही नहीं ऐसा। सिंपली सब किसी भी चीज को लेके मना कर देना कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, टोटली डिनाई कर रहे हो। जैसे कि अगर किसी की रिपोर्ट में कोई ऐसी भयानक कोई डिजीज आ जाए कि वो उनको पर्टिकुलर डिजीज है,
तो वो हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट चीज होती है वो होती है डिनाइल, कि हम डिनाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज डिनाइल। हम उस सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर चीज को हम नहीं चाहते एंड वी आर डिनाइंग, आई डोंट वांट दैट एंड आई डोंट नो अबाउट इट, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय डिनाइल। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? इन रिएक्शन फॉर्मेशन पर्सन डिफेंड्स अगेंस्ट एंजाइटी, एंजाइटी के अगेंस्ट हम डिफेंड कर रहे हैं, बाय व्हाट? बाय एक्चुअली अडॉप्टिंग अपोजिट फीलिंग्स, जो हम एक्चुअली फील कर रहे हैं ना उसके अपोजिट फीलिंग को हम शो करते हैं। यानी कि अगर आप किसी को लाइक करते हो तो उससे जानबूझ के गुस्सा हो जाना, मतलब जानबूझ के नहीं बट हाँ अनकॉन्शियसली गुस्सा हो जाना, रिएक्शन फॉर्मेशन। अपोजिट चीजों को, जैसे हम और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे हमने क्या किया, हमने हमारी जो सेक्सुअल अर्जेस होती हैं उनको हम ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट हम क्या करते हैं वहां पे, उसकी जगह पे हम उस चीज को चैनलाइज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, आपने हनी सिंह का एग्जांपल सुना है, हनी सिंह के सॉन्ग्स को सुना है, तो उसके सॉन्ग्स में इस तरीके की चीजें बहुत सारी होती हैं जो एक्चुअली शो कर रही है कि इस इंसान का जो एक्चुअल बिहेवियर है वो कुछ और है। जैसे कि एक सॉन्ग आया था 4 बोतल वोट का, सुना उसके बारे में, वो सॉन्ग सबने सुना होगा। तो डोंट यू फील लाइक कि इंसान खुद ऐसा होगा बहुत ड्रिंक वगैरह करने वाला होगा और तभी वो इस तरह के सॉन्ग्स बना रहा है, यानी कि अपनी खुद की अर्ज को उसने एक इस तरीके से चैनलाइज कर दिया कि दैट इज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। रिएक्शन फॉर्मेशन, a person with a strong sexual urges who channels his or her energy into religious favor, presence of classical एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन, जिसके अंदर सेक्सुअल अर्जेस बहुत ज्यादा हैं, वो चैनलाइज कर देता है किस चीज में, रिलीजियस फेवर में, कि वो धार्मिक चीजों में बहुत पूजा पाठ भजन कीर्तन बहुत करने लगता है, तो उसका अपोजिट रिएक्शन वो दिखा रहा है। ठीक है ऐसा होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कोई मदर है जो बच्चों को बहुत ज्यादा मतलब प्यार करती है, ओवरली पॉजेसिव है, तो मतलब वो एक्चुअली उस बच्चे को चाहती ही नहीं थी। ऐसा भी होता है कि आप मतलब द मदर डजंट वांट टू हैव अ चाइल्ड, बट वो डेलिबरेटली और अनवांटेडली वो अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से वो हो जाता है। अब जो मदर है वो बच्चे को पूरी तरीके से कंट्रोल करने लगती है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि वो खुद बच्चे की वजह से बाउंडेड है, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई जो वो नहीं चाहती थी, और उसका अपोजिट क्या होता है, जिम्मेदारी तो उसको निभानी पड़ेगी, लेकिन वो अपने बच्चे को लेकर इतना पॉजिटिव हो जाती है, यहाँ नहीं जाना, ऐसे मत करो, वैसे मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो। दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन, कि अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को के अपोजिट हम शो कर रहे हैं। रेशनलाइजेशन में बहुत सिंपल सा है, जैसे हम इंस्टेड ऑफ गिविंग रियल रीजंस वी यूज्ड टू गिव एक्सेप्टेबल रीजंस। ठीक है, ये कोई भी चीज है हम एक्सेप्टेबल और रीजनेबल तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। जैसे हम अगर लेट हो गए हैं स्कूल में या क्लास में, तो हम टीचर को क्या बोलेंगे, हम लेट क्यों हो गए, हम बताएंगे कि हम लेट उठे थे, नहीं मैम रास्ते में ट्रैफिक जाम था, साइकिल पंचर हो गई थी, आज तो पापा लेट हो गए थे, पापा को कहीं जाना था, ऐसा था वैसा था, टिफिन पैक करने में मम्मी लेट हो गई, कुछ भी हम एक्सवाइजेड रीजन बताएंगे, बट हम रियलिटी नहीं बताएंगे। व्हाट इज दैट, रेशनलाइजेशन। ठीक है, चलिए अब हम आ चुके हैं लास्ट पार्ट पे, आज की जो थ्योरी है उसके, वो क्या है, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के स्टेजेस, 5 स्टेजेस दी हैं फ्रॉइड ने, और हम ये स्टेजेस करने के बाद वी आर फ्री, वी आर डन विद द थ्योरी। 5 स्टेजेस हैं मेन पर्सनालिटी की, और वो 5 स्टेजेस उन्होंने किस चीज पे दी हैं, बेस्ड होके दी हैं, हाँ उसने जो ऑब्जर्व किया अपने पेशेंट्स के साथ क्या क्या चीजें होती हैं लाइफ में, वो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस दी हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ इनको हम और भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइको सेक्सुअल स्टेजेस। ठीक है, ओके। द फर्स्ट वन इज ओरल स्टेज। ओरल का मतलब क्या होता है, माउथ, है ना।
तो इसने क्या कहा, इन्होंने बेसिकली हर स्टेज में क्या कहा है, जो लिबिडो है, जो हमारी इंस्टिंक्चुअल एनर्जी है, वो क्या कहती है कि हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए। इड पे काम करती है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है। तो यहाँ पे उन्होंने उसी प्लेजर प्रिंसिपल को फोकस में रखा है कि आपको एक्चुअली प्लेजर किस में मिल रहा है। हर एक स्टेज में उन्होंने एक प्लेजर प्रिंसिपल या प्लेजर लेने का जो एक तरीका है उसको डिफाइन किया है कि हमें इस तरीके से खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो न्यू बॉर्न जो होता है छोटा बच्चा, उसका इंस्टिंक्ट जो है पैदा होने के जस्ट बाद, उसका जो लिबिडो है वो माउथ के आसपास के एरिया में सेंटर हो जाता है। हम यहाँ टच करेंगे, बच्चे का फेस इधर टर्न हो जाएगा, इधर टच करेंगे हम, इधर टर्न टर्न करता है बच्चा, करता है ना ऐसा। तो व्हाट इज दैट, बिकॉज उसको माउथ से ग्रेटिफिकेशन मिल रही है, लिबिडो प्लेजर मिल रही है उसको, लिबिडो जो है उसकी वो माउथ के आसपास आ गई है। सो इंस्टिंक्ट जो है आर फोकस्ड ऑन द माउथ, सो दिस इज इन्फेंट्स प्राइमरी प्लेजर सीकिंग सेंटर। समझ आ गया। एंड द इन्फेंट अचीव्स ओरल ग्रेटिफिकेशन थ्रू व्हाट, फीडिंग, थंब सिकिंग, बाइटिंग एंड बैबलिंग। छोटे बच्चों को सक करके सेटिस्फेक्शन मिलती है, बॉटल के निपल को वो सक करता है, राइट। कभी छोटे बच्चे हाथ को भी सक करना शुरू कर देते हैं, पूरा पूरा हाथ अपने मुंह में डाल लेते हैं, व्हाट इज दैट, वो उसको वहां से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ग्रेटिफिकेशन मिल रही है। बच्चे के लिए कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, भूख जरूरी है, ठीक है। अब ये होता है कितने साल तक बच्चे के लिए, 1 से लेके 1.5 से 2 साल तक के बच्चों में। इसके बाद एनल स्टेज। एनल, व्हाट इज एनल, यू नो व्हाट इज एनल, विच पार्ट ऑफ दिस, उसी से जुड़ा हुआ है ये। सो इट इज फाउंड दैट अराउंड एजेस 2 और 3, 2 और 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि वो सोसाइटी की डिमांड्स की तरफ थोड़ा सा मूव करने लगते हैं, ईगो डेवलप होना शुरू हो जाता है यहाँ पे उनका। लेकिन इड तो रहता ही है। तो उनको सेटिस्फेक्शन किस चीज से मिलती है, यूरिनेशन और डेफिकेशन। यस, यूरिनेशन से और डेफिकेशन से, सुसु और पॉटी से उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, दे फील गुड। तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चे में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि 2-3 साल के बच्चे को हम बताते हैं कि यहाँ पे सुसु नहीं करना, वहां जाके करना है, पैंट में क्यों कर दिया, निक्कर में क्यों कर दिया, बोलते हैं हम इस तरीके से। यस, बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो वहां पे उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग, पॉटी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो ये वही चीज है कि जो एनल एरिया है ऑफ द बॉडी बिकम्स द फोकस ऑफ द सेंटर, प्लेजरेबल फीलिंग। अब यहाँ पे अडल्ट की बात हुई थी ना, सोसाइटी की डिमांड्स और अडल्टहुड की बात हुई, तो वो क्या है, सोसाइटी चाहती है बच्चे को एक प्रॉपर तरीके से बिहेव करना, तो बच्चा वहां पे एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। बच्चा अंदर से चाहता है प्लेजर, कि मुझे तो कहीं पे भी करना है, as per the theory says, it's not like what actually happens with the kid। बच्चे को उतना अवेयरनेस नहीं होती, जैसे हम सिखाते हैं बच्चा वैसा ही सीखता है, बट थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा ही है। दिस स्टेज एस्टेब्लिश्ड द बेसिस फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड एंड ईगो। यहाँ पे इड और ईगो में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, बच्चा कहता है, बच्चा जिद्दी भी करता है, फिर वो ईगो की वजह से, ईगो के डेवलप होने की वजह से वो रियलिटी को समझने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे के जो बेबीश प्लेजर है और जो डिमांड है फॉर अडल्ट कंट्रोल्ड बिहेवियर, उसमें एक काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। तो कभी बच्चा प्रॉपरली बिहेव करेगा, सही जगह पे सुसु करेगा, निक्कर में नहीं करेगा, और वो सब चीजें जो एक्चुअली पेरेंट्स चाहते हैं वो बिहेवियर होता है, और कभी कभी पेरेंट्स को गुस्सा दिलाने वाला बिहेवियर भी होता है, ठीक है। उसके बाद शुरू हो जाती है थर्ड स्टेज, फालिक स्टेज। एज ऑफ दिस 4 to 5 के जो बच्चे होते हैं उनमें शुरू हो जाती है। यहाँ पे बच्चा अपने जेनाइटल्स को लेके अवेयर हो जाता है कि आई एम अ गर्ल और आई एम ए बॉय। मेल फीमेल्स को लेके वो यहाँ पे अवेयर होने लगता है, और सेक्सुअलिटी को लेके ऑफ कोर्स उसका बेसिकली सेक्स क्या है वो अवेयर होने लगता है। अगर आपने छोटे बच्चों पे फोकस किया होगा तो थोड़ा सा उनमें होता भी है कि बॉय है, गर्ल है, मुझसे ऐसे बात करता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की चीजें भी बच्चों में कई बार देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग द स्टेज जो मेल चाइल्ड है वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स को फील करता है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, जलन, कॉम्प्लेक्स बोलता है, कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है मुझे, तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स फील करता है। मतलब बच्चा जो है, मेल जो चाइल्ड है, बॉय जो भी होगा, वो मदर के लिए प्यार फील करेगा, लेकिन फादर से नफरत करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि फादर और मदर के बीच में प्यार है, फादर की कंप्लीट अटेंशन, सॉरी मदर की कंप्लीट अटेंशन फादर के ऊपर रहती है। इन दैट वे बच्चा तो उसके लिए बच्चा ही है ना, ऑफ कोर्स। लेकिन जो मेल चाइल्ड है वो मदर के साथ अटैच्ड है, उनसे वो प्यार करने लगता है और फादर से गुस्सा करता है, ठीक है। ये मतलब बिहेवियर बच्चे
ऑब्जर्व करते हैं एज पर फ्रॉइड। गर्ल्स क्या एक्सपीरियंस करती हैं, वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, अट्रैक्शन फॉर लव फॉर द फादर और बेसिकली द अपोजिट सेक्स पेरेंट जिसको हम बोलते हैं, एंड शी ट्राई टू इमिटेट द मदर। अब वो क्या करती है, पापा को अपने फादर को मतलब खुश करने के लिए, या उनको पता है कि फादर लाइक्स मदर, तो मदर किस तरीके से है, साड़ी पहनना, वो मेकअप की चीजें यूज करना, वो सारी चीजें यहाँ पे ये बच्चे जो है करने लगते हैं। ये बोला है किसने, फ्रॉइड ने, बट इट्स नॉट लाइक ट्रू, जरूरी नहीं आप उसे सेटिस्फाई करो, मतलब लाइक अग्री करो या नहीं करो। तो ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन्होंने बताया है। फोर्थ स्टेज इज लिटेंसी स्टेज। इसके बाद क्या होता है, 2-3 साल तक रहता है, 6 to 7 ईयर्स तक, बट 7 ईयर्स से लेके प्यूबर्टी की एज तक बच्चे का पूरा फोकस कहाँ पे हो जाता है, ग्रो करने में। तो वो फिजिकली जो सेक्सुअल अर्जेस हैं वो एकदम एक बारी बिल्कुल इनएक्टिव हो जाती हैं, वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। बच्चे की पूरी एनर्जी कहाँ पे, सोशल और अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में, हर एक चीज में बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिव हो जाएगा, पढ़ाई करेगा, स्पोर्ट्स करेगा, सब कुछ करना शुरू कर देता है। तो ये जो होता है, ये होता है लेटेंसी स्टेज में। उसके बाद लास्ट इज जेनाइटल स्टेज, जिसमें प्यूबर्टी की एज आ जाती है, एडोलसेंस शुरू हो जाती है। तो वहां पे जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली होनी शुरू होती है, बच्चा सेक्सुअलिटी को गेन करता है, एंड द सेक्सुअलिटी फियर्स आर एंड रिप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ अर्लियर स्टेज। जो पुरानी स्टेजेस में जो फीलिंग रिप्रेस कर दी गई थी, दबा दी गई थी, जिनको हम फेस नहीं कर पाए, जो रिजोल्व नहीं हो पाई थी, वो फिर से एक बारी ऊपर आने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है कुछ, कि आपको अपने अपोजिट सेक्स के जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनसे किस तरीके से डील करना चाहिए, क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती, वो बहुत सारी जो है चीजें एक्टिव होने लगती हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सी यहाँ पे हमारी स्टडीज ओवर हो जाती हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या होगा अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी स्टेज में अटक गया, या सपोज टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं हुई, या फिर जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स था जो कि वक्त के साथ एज के साथ डिसॉल्व हो जाना था, क्योंकि धीरे धीरे जो लड़का है वो फादर को रोल मॉडल समझने लगता है, लड़की मदर को रोल मॉडल समझने लगती है कि मुझे इनके जैसा बनना है। ठीक है, तो वो जो एक एग्रेशन होता है वो खत्म हो जाता है। अगर क्या हो, अगर वहां पे वो चीजें खत्म ना हो और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स वहीं पे रह जाए, तो हम क्या करेंगे, क्या होगा बच्चों के साथ, वहां पे होगा फिक्सेशन, वहां पे फिक्सेशन आएगी, आप बच्चा जो है वो वहां पे अटक जाएगा। सो इन दिस सिचुएशन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट गेट्स अरेस्टेड एट एन अर्लियर स्टेज, वो वहीं पे उसकी जो डेवलपमेंट है वो अटक जाएगी। तो एज पर फ्रॉइड, तो यहाँ पे उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ट्रीटमेंट की, थेरेपी की। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन भी ऐसा ही है, जब हम किसी भी स्टेज को अच्छे से एक पॉजिटिव वे में जब क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा जब, अच्छा मैं इसको रीड करती हूँ ना, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। रीजंस, रिग्रेशन टेक्स अ पर्सन बैक टू द अर्लियर स्टेज, वो हमें एक पीछे की स्टेज पे लेके जाता है। जेनाइटल से लेटेंसी स्टेज पे, लेटेंसी से कौन से स्टेज पे, फालिक स्टेज पे। ठीक है, कब लेके जाता है, इट अकर्स व्हेन अ पर्सन्स रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम को जो रेजोल्यूशन है वो एडिक्वेटली नहीं हो पाया है, लेस देन एडिक्वेटली हो पाया है, तब क्या होता है कि हम जो एक लेस मेच्योर स्टेज है, जो पीछे वाली स्टेज है, उसका बिहेवियर हम शो करने लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी। अब यहाँ पे जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेट मी चेक आउट, मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। हाँ, अच्छा, ये जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे याद रखें। सी इलेक्ट्रा, उसको आप एसोसिएट करें इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलेंगे, अगर मैं इसका जेंडर पूछूं तो क्या कहोगे, मेल के फीमेल, फीमेल कहोगे ना, बिजली, बिजली इज ऑलवेज फीमेल ना। हाँ, तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फॉर गर्ल्स, ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स फॉर बॉयज। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्या है कैसे, मैंने इसको याद करने के लिए पूरा तरीका आपको बता दिया है। तो हमने पूरी जो थ्योरी है वो कर ली है, और दैट इज इट फॉर टुडे। फिक्सेशन और रिग्रेशन, अगर जहां पे फिक्सेशन और रिग्रेशन हो जाता है तो इसके आगे क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, थेरेपी की जरूरत पड़ती है। थेरेपी में क्या क्या दिया है फ्रॉइड ने बताया है फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस,
और एक पॉइंट और था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी। तो वो है वो चीजें हैं वो हम करेंगे 5th चैप्टर में, अभी नहीं, अभी हम सिर्फ थ्योरीज पे फोकस कर रहे हैं। तो पहले इस थ्योरी को अच्छे से समझिए, ये अच्छे से समझ आ गई तो आपको जो थेरेपी है वो भी बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सी आपने अगर एक चीज फोकस करोगे, यहाँ पे हमने सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल चीजों की बहुत ज्यादा बात करी और इस पर्टिकुलर वर्ड को हमने बहुत ज्यादा यूज किया है, तो इज इट गुड टू यूज लाइक वो ये जो थ्योरी है ये बहुत पहले दी गई थी 90 के 30s में, आई थिंक ये थ्योरी आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस वक्त क्या ये चीजें सही थी एक्सप्लेन करना, इन चीजों को, सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना? किस तरह का रिस्पॉन्स रहा होगा लोगों का? सी एक्चुअली ये जो थ्योरी है ये इंग्लिश में नहीं थी, आई थिंक ही वाज जर्मन, तो जर्मन से वो इंग्लिश में कन्वर्ट करी गई थी, ट्रांसलेट करी गई थी। तो जब हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चीजों को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। तो ये भी माना जाता है कि जो सेक्सुअल अर्जेस वगैरह के बारे में हम बात करते हैं वो एक्चुअली सेक्सुअल अर्जेस नहीं है, उन्होंने सिंपली एक एनर्जी के बारे में बात करी है। क्योंकि हमने इसको ट्रांसलेट किया है तो उसकी वजह से ये बहुत सारी जगह पे चीजें जो है वो इम्प्योर हो गई हैं, ये भी कहते हैं लोग। तो इट्स नॉट लाइक वट एवर द थियरी इज सेइंग इट्स एक्चुअली करेक्ट और टू द पॉइंट करेक्ट, जो कि आप वैसा ही आपके साथ भी होगा या अपने आसपास के बच्चों को भी आप इस तरीके से ऑब्जर्व करना शुरू करें तो ये सही नहीं होगा, ये बहुत पुरानी थियरी है। आज हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं, आज भी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है साइकोलॉजी में पर्सनालिटी की। और इसकी अगर रेलेवेंस की बात करें तो थ्योरी को, इस पर्टिकुलर थ्योरी को की बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, सिर्फ हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत लोग कॉन्शियस अनकॉन्शियस को पढ़ते हैं, ईगो सुपर ईगो को भी थोड़ा कंसिडर करते हैं, बट स्टेजेस को तो बिल्कुल भी नहीं। डेवलपमेंटल स्टेजेस इसके इनके बाद बहुत सारी और भी स्टेजेस आई हैं जिनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ कल कोई क्लास नहीं होगी, तो अब आपकी डायरेक्ट क्लास होगी फ्राइडे को, क्योंकि कल मुझे फिर 1 घंटे की क्लास 11th की भी लेनी होगी, है ना। इसको पढ़िए, जहां डाउट है आप पूछिए और मुझे मैसेज करिए। आज कोई क्वेश्चन मैं नहीं दे रही हूँ आपको, जस्ट यहाँ पे समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट है, इसको रिवाइज करना है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे साइकी चैट विद शिखा, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, कम एंड ज्वाइन द चैनल, और आपको बहुत सारे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी और उसका लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके दैट्स इट फॉर टुडे, कीप रिवाइजिंग एंड यस, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है तो। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास नाउ। ओके, बाय बाय।